नमस्कार, इको एंड एनर्जी टॉक के साप्ताहिक संडे टॉक में आपका स्वागत है। और ये खास कार्यक्रम संडे टॉक का हम रिकॉर्ड कर रहे हैं आज पुणे से। पुणे के इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एजुकेशन एंड रिसर्च, जिसे आईसर के नाम से भी जाना जाता है, उस संस्थान में आज हम यहाँ मौजूद हैं। संडे टॉक के इस एपिसोड में आपकी मुलाकात एक बहुत ही खास युवा मेहमान के साथ कराई जाएगी, लेकिन उससे पहले मैं थोड़ा सा आईसर के बारे में आपको बता दूं। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एजुकेशन एंड रिसर्च आईसर के आज आधा दर्जन से ज़्यादा इंस्टीट्यूट पूरे हिंदुस्तान में हैं, लेकिन जहां हम मौजूद हैं पुणे में, ये देश का सबसे पहले स्थापित किया गया, कोई 20 साल पहले 2006 में स्थापित किया गया संस्थान है, जो आईसर कोलकाता के साथ स्थापित किया गया। ये दोनों संस्थान लगभग बराबर ही उम्र के हैं। तो 2 दशक पहले स्थापित किया गया ये संस्थान अपने शोध के लिए जाना जाता है और यहाँ पर मास्टर्स और बैचलर्स के इंटीग्रेटेड प्रोग्राम हैं। यहाँ की रिसर्च लैब है जो हमने कल देखी है काफ़ी। यहाँ पर स्टूडेंट्स पीएचडी के लिए आते हैं और ये देश के जो इंस्टीट्यूट ऑफ नेशनल इम्पोर्टेंस में शामिल किया गया है। इसके अलावा हम ये तो कह ही सकते हैं कि जो शोध है वो कितना ज़रूरी है अलग अलग क्षेत्रों में, वो यहाँ पर किया जाता है। और कभी आप आएँ पुणे या कोलकाता में हो तो इन इंस्टीट्यूट्स में आएँ ज़रूर, क्योंकि यहाँ के कैंपस बहुत खूबसूरत हैं। सवेरे मॉर्निंग वॉक करते हुए मैंने पिछले साल भी यहाँ आने का मुझे अवसर मिला था, तो कुछ परिंदों की भी तस्वीरें ली थी। यहाँ पर एवियन लाइफ काफ़ी अच्छी है। इसके अलावा जो महत्वपूर्ण बात यह है कि हम यहाँ पर मौजूद क्यों हैं। हम यहाँ पर इसलिए मौजूद हैं कि देश के तमाम हिस्सों से यहाँ पर 40 से ज़्यादा बेहतरीन फेलोज़ आए हुए हैं, जो क्लाइमेट और हेल्थ के बारे में सीखने आए हैं, नई जानकारियां हासिल करने आए हैं। इनमें से कुछ लोग जो हैं वो कंटेंट क्रिएटर हैं, कुछ जर्नलिस्ट हैं, कुछ कम्युनिकेटर्स हैं, कुछ साइंस बैकग्राउंड से भी हैं। तो इनको अलग अलग क्षेत्र के मुख्तलिफ जो एरियाज़ हैं वहाँ के एक्सपर्ट्स इन्हें हीट स्ट्रेस का क्या इम्पैक्ट हो रहा है बढ़ते क्लाइमेट चेंज के साथ, उसके बारे में बता रहे हैं। मेंटल हेल्थ के बारे में बता रहे हैं, वेक्टर बॉर्न डिजीज़ के बारे में बता रहे हैं। इन सब क्लाइमेट चेंज से जुड़े हुए हैं। और मेरा आज का सवाल भी आपसे यही है, कमेंट बॉक्स में जो आप बताएंगे, जवाब देंगे, वो ये कि आप क्या सोचते हैं इस प्रोग्राम को देखने के बाद कि क्लाइमेट चेंज के कारण जो ये सारी परेशानियां बढ़ रही हैं हेल्थ रिलेटेड, चाहे मेंटल हेल्थ हो, चाहे वेक्टर बॉर्न डिजीज़ हो, चाहे हीट स्ट्रेस से होने वाली समस्या हो, और इसका इकोनॉमी पर क्या असर पड़ रहा है, इस बारे में आप क्या सोचते हैं, आप हमें ज़रूर बताएं। मैं यहाँ पर एक को मेंटर के तौर पर या मेंटर के तौर पर, जैसे भी कहें आप, मौजूद हूँ और न केवल कुछ बता पा रहा हूँ बल्कि बहुत सारा इन यंग फेलोज से, ब्राइट फेलो जो हैं उनसे सीख भी रहा हूँ और कई जो एक्सपर्ट यहाँ आए हैं उनसे इंटरेक्ट भी कर रहा हूँ। तो इस कार्यक्रम में अब हम बात करते हैं अपने युवा मेहमान से, जो एक अच्छे यूट्यूबर और कम्युनिकेटर भी हैं और जर्नलिस्ट भी हैं। तो मेरे साथ आज संडे टॉक में बातचीत करने के लिए हैं रोहित उपाध्याय। रोहित उपाध्याय खुद अपना एक बहुत ही सक्सेसफुल यूट्यूब चैनल चलाते हैं। वो यहाँ उन 40 से ज़्यादा फेलोज़ में एक हैं जो आए हुए हैं क्लाइमेट और हेल्थ पर अपनी समझ को बढ़ाने के लिए। और मेरा और उनका रिश्ता वैसे एक दोस्त का है, लेकिन यहाँ पर हम मेंटर और फेलो के तौर पर हैं, तो एक दूसरे से सीख भी रहे काफ़ी चीज़ें। मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रोहित के चैनल का लिंक ज़रूर दूंगा, लेकिन मैं पहले उनसे समझना चाहता हूँ कि ये आज जो क्लाइमेट और हेल्थ पर पूरी ये कार्यक्रम हो रहा है, जिसमें बहुत सारे लोग देश के आए हुए हैं, आपकी समझ क्या बनी है पिछले कई सालों में जर्नलिज्म करते हुए कि क्लाइमेट का और हेल्थ का इम्पैक्ट या दूसरे विषयों पर भी कितना बढ़ा है? देखिए, क्लाइमेट का असर हेल्थ पर जो पड़ता है वो सीधे विजिबल होता है, हम लोगों को सीधे महसूस होता है। हालांकि क्लाइमेट का असर तो जीवन के हर पहलू पर, हर जगह पर देखने को मिल रहा है, लेकिन हेल्थ को लेकर के पिछले कुछ सालों में हमने देखा है कि लोगों में थोड़ी अवेयरनेस आई है। उनको पता चला है कि हाँ, हीट वेव भी होती है या फिर कोल्ड वेव भी होती है या फिर तमाम तरह के जो और क्लाइमेट से जुड़ी हुई समस्याएं होती हैं, ये और ज़्यादा एग्रीवेट हो रही हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल, और वो बढ़ती ही जा रही हैं। जैसे अभी अगर हम देखें तो दिल्ली में जो एयर पोल्यूशन है, वो उसकी समस्या पहले लोग नहीं मानते थे कि भाई एयर पोल्यूशन जैसे कोई चीज़ होती है। अब उनको समझ में आ रहा है कि नहीं यार, मास्क भी लगाना चाहिए और ये सरकार से डिमांड भी करनी चाहिए कि हवा को साफ करें। ये एक मूलभूत अधिकार होना चाहिए हमारा। और जैसे जैसे क्लाइमेट चेंज प्रभाव बढ़ रहे हैं, इस सम्मेलन में भी, इस कार्यक्रम में भी हम लोग जो वर्कशॉप है चल रही है, इस पर बात हो रही है कि कैसे
वेक्टर बॉर्न डिजीज़ बढ़ रही हैं, मेंटल हेल्थ के प्रभाव बढ़ रहे हैं, हीट स्ट्रेस अगर बढ़ रही है तो उसका इकोनॉमी पे क्या असर पड़ रहा है, महिलाओं पर क्या असर पड़ रहा है क्योंकि उन्हें गर्म वातावरण में चूल्हे में काम करना पड़ता है, बाहर निकलना पड़ता है, तो और गरीब और जो वीकर सेक्शन है उसके लोगों पर क्या फ़र्क पड़ रहे हैं। एक बात मैं यहाँ पर ज़रूर कहना चाहता हूँ इस गंभीर बातचीत को करते हुए कि ये पुणे का कैंपस बड़ा खूबसूरत है, जो एक क्रिकेट स्टेडियम है, हम उसके जो ऑडियंस वाले हिस्से में वहाँ पर जहाँ पर दर्शक दीर्घा है वहाँ से इसे रिकॉर्ड कर रहे हैं और इस वक्त आप कुछ तस्वीरें देख पा रहे हैं इस ग्रीन ग्राउंड की जो यहाँ पर मौजूद है और यहाँ पर बर्ड लाइफ जो है वो बहुत बेहतरीन है। तो आप देख पाए कुछ चिड़िया यहाँ जी पर? जी, बहुत सारी चिड़िया मुझे देखने को मिली और मैं आपके कैमरे के लेंस के थ्रू भी बहुत सारी चिड़िया देख रहा हूँ और आई एम श्योर कि इस वर्कशॉप के बाद मैं जा कर के ज़रूर एक्सप्लोर करना चाहूँगा। बिल्कुल, पिछले साल मैंने कुछ फोटोग्राफी की थी, इस बार मैं इतने साथ अपने साजो सामान के साथ नहीं आ पाया, लेकिन यहाँ पर आपको मैना दिखेगी, यहाँ पर आपको मैंने देखी है वाइट आई वॉबलर भी देखी है, यहाँ पर आज सवेरे मैंने रेड वेंटेड बुलबुल देखी, बहुत सारी चिड़ियाएँ हैं और यहाँ पर इंडियन रॉबिन देखा मैंने। तो यहाँ पर पक्षियों की कोई कमी नहीं क्योंकि काफ़ी ग्रीन कैंपस है। लेकिन मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ कि आपका जो यूट्यूब चैनल है वो आपने कब शुरू किया, उसकी यात्रा के बारे में थोड़ा बताएं और उससे पहले आप क्या कर रहे थे? जी, 2015 के बाद से मैं जर्नलिज्म में आया और तमाम संस्थानों में अलग अलग जगहों पर काम किया। 2019 में मैंने अपना चैनल शुरू किया, वो लोकसभा इलेक्शन से बहुत थोड़ा सा मतलब पहले मार्च में मैंने शुरू किया था और मई जून के आसपास जो इलेक्शंस हुए थे। और ये कहते हैं कि आप कोई भी प्रोफेशन जब शुरू करते हैं तो या तो आप डेस्परेशन में शुरू करते हैं या तो फिर आपको ये लगता है कि इंस्पिरेशन होती है किसी चीज़ की। तो मुझे लगता है कि दोनों था। इंस्पिरेशन कहीं पहले से थी कि कोई फिल्म देखी थी मैंने मोटरसाइकिल डायरीज और उसकी तरह मैं ट्रैवल करना चाहता था अपना देश। और डेस्परेशन ये थे कि मुझे लगता था कि जिस तरह से जर्नलिज्म हो रहा है वो मेरी तरह का जर्नलिज्म नहीं है और मुझे और कुछ अपने तरह की कहानियाँ कहनी हैं। और स्पेशली जो है क्योंकि उस समय मॉब लिंचिंग का दौर था, थोड़ा हमने देखा था, तो उन सब चीज़ों को लेकर के थोड़ा सा वो परेशान कर रही थी मुझे। तो वो अपनी कहानियों को लेकर के फिर मैंने कहा कि अपना कुछ चैनल शुरू किया जाए और उस तरह से चैनल की शुरुआत हुई। अब मैं एनवायरनमेंट से जुड़ी हुई चीज़ें और माइनॉरिटी राइट से जुड़ी हुई चीज़ें अपने चैनल पर। तो इन्वायरमेंट से आप करना शुरू कर रहे हैं, विच इज़ ए वेरी वेलकम स्टेप। फर्स्ट पहले मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि आपको क्या लगता है इस वर्कशॉप में आपको इन्वायरमेंट से रिलेटेड जो समझ है उस या क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड समझ है उसका जो हेल्थ के साथ ओवरलैप है वो बढ़ाने में मदद मिली? जी, डेफिनेटली वो तो बहुत मदद मिली और ख़ास करके जो हम क्लाइमेट चेंज और क्लाइमेट एंग्जाइटी की बात कर रहे हैं वो इको एंग्जाइटी की बात कर रहे हैं, वो बहुत ही महत्वपूर्ण पहलू है क्योंकि अब इस बात की ज़रूरत नहीं है बहुत सारे लोगों को कि भाई उनको अवेयर किया जाए, उनको बताया जाए। वो ऑलरेडी अवेयर हो चुके हैं, लेकिन अब उसका क्या किया जाए। तो इन सब चीज़ों को लेकर के जो समझ लोगों की बढ़ी है उसके साथ साथ में चिंताएं भी बढ़ी हैं, गुस्सा भी बढ़ा है और लोग कई बार दुख भी होता है कि यार हम प्लास्टिक यूज़ कर रहे हैं या फिर हम अपनी गाड़ी से कहीं अगर ऑफिस जा रहे हैं, कहीं किसी जगह पर जा रहे हैं तो उससे हम प्रदूषण फैला रहे हैं। तो ये जो अवेयरनेस आई है उस अवेयरनेस के साथ साथ में वो हमारे दिमाग में जब चीज़ें बैठती हैं तो वो हो सकता है हमें परेशान भी करें। तो जैसे कल भी हमने जिक्र किया कि एयर पोल्यूशन अगर है तो हम देख रहे हैं, उसको अपनी आंखों से देख सकते हैं, लेकिन सरकार उसको लेकर के अगर नहीं सही कदम उठा रही है तो हमें गुस्सा भी आता है। तो ये वाला पहलू जो है वो मुझे क्लाइमेट एंड मेंटल हेल्थ बहुत ही इंटरेस्टिंग लगा। बिल्कुल, और ये अगर आप आईएसआर में आए इस स्थान में तो यहाँ पर बहुत खूबसूरत, बहुत वेल इक्विप्ड लैब्स भी हैं। कल हमने एक लैब देखी थी जिसमें किस तरह से कार्बन डेटिंग के ज़रिए पेड़ों की उम्र कितनी पुरानी है वो बताने की कोशिश की गई थी। उसकी कुछ तस्वीरें आप देख रहे हैं इस समय। इसके अलावा कुछ फेलोज जो यहाँ पर आए हैं और आयोजक हैं उनसे भी मैंने बात करने की कोशिश की। रोहित से बातचीत जारी रहेगी, पहले सुनते हैं उनका क्या कहना है। कि हम भारत देश में जो अलग अलग राज्यों से जो लोग ग्रास रूट रिपोर्टिंग कर रहे हैं एनवायरनमेंट के डिफरेंट एस्पेक्ट्स पे, वो जेंडर हो सकता है, वो रूरल रिपोर्टिंग हो सकती है, वो आपका पानी और जो हम जिसको हम बोलते हैं अलग अलग तरीके के कॉमन्स जो है, चाहे वो जल जंगल ज़मीन के माध्यम से हो या पॉलिसी से हो या अगर करप्शन और गवर्नेंस के भी इशू हैं तो वो भी, क्योंकि ये सारे इंटरसेक्टिंग इश्यूज़ हैं क्लाइमेट चेंज में। लेकिन अब इसमें जो एक तकलीफ़ मैंने हमेशा हर कॉन्फ्रेंस में पत्रकार साथियों से सुनी है वो ये है कि ये ऐसी स्टोरी है, क्लाइमेट चेंज एक ऐसा मुद्दा है जिसमें हमें साइंस क्या है, साइंस क्या बोल रही है और आज साइंस कहाँ पर है ये पता होना चाहिए। और यहीं पे गैप भी आ जाता है कि जो बहुत से लोग जो पत्रकारिता में आते हैं वो ज़्यादातर साइंस के बैकग्राउंड से नहीं होते और ज़रूरी भी नहीं है कि आप साइंस बैकग्राउंड से होकर ही पत्रकारिता में आएँ। और दूसरी तरफ न्यूज़ स्टोरी के पीछे का जो दूसरा हिस्सा है, जो वैज्ञानिक हैं, वैज्ञानिक भी कई बार सीधे वो बहुत टेक्निकल सब्जेक्ट्स में होते हैं
और उनका भी कोई ज़्यादा एक्सप्लोरेशन समाज में जो रिपोर्टिंग हो रही है, अलग अलग गाँवों में और शहरों में जो मुद्दे उठ रहे हैं, हो सकता है उनका भी उससे कोई बहुत सीधा ताल्लुक़ ना रहा हो। तो अब इस गैप को कैसे भरा जाए, ये भ्रांति कैसे तोड़ी जाए कि भाई वैज्ञानिक जो हैं वो कोई आइवरी चैम्बर्स और कमरों में बैठ के, लैब्स में बैठ के ही काम नहीं करते। वो अगर उनसे एक सीधा सवाल सही तरीके से पूछा जाए तो वो आपको जवाब भी उसका अच्छे तरीके से दे सकते हैं। और इसमें इंस्टीट्यूशंस जैसे कि आइज़र है, उनका मुझे लगता है कि एक बहुत बड़ी भूमिका हो सकती है, क्योंकि हमारे यहाँ रिसोर्सेज हैं जो आपको चाहिए। हमारे यहाँ लैब्स हैं, वैज्ञानिक हैं, इंटेलेक्चुअल कैपिटल है। अगर इस रिसोर्स का हम सही रूप में इस्तेमाल कर पाएँ पत्रकारों की कैपेसिटी बढ़ाने के लिए भी, तो शायद ये जो दूरी है या ये जो समझ है कि विज्ञान केवल वैज्ञानिकों के लिए है, लेकिन इस विज्ञान को जनता तक पहुंचाने का काम पत्रकार कर रहे हैं, तो ये जो दूरी है इन दो नॉलेज मेकर्स के बीच में, शायद वो दूरी हम थोड़ी पाट सकें। तो ये इस वॉइस फेलोशिप का मुद्दा है। जो केयर प्रोजेक्ट है बाय आइज़र पुणे, इसमें सबसे पहले तो जर्नलिस्ट, साइंटिस्ट और जो रिसर्चर है वो सब लोग साथ में आए हैं। तो इसमें जर्नलिस्ट को पता चल रहा है कि एक्चुअली इश्यूज़ क्या क्या है और हम डेटा कैसे कलेक्ट कर सकते हैं रिलेटेड टू क्लाइमेट एंड हेल्थ। इस फेलोशिप का पार्ट होने में एक बहुत बड़ा फ़ायदा मिला है मुझे एज ए जर्नलिस्ट। मुझे बहुत सारा फ़ायदा मिला इस वजह से क्योंकि जो साइंस कम्युनिकेशन है और क्लाइमेट इन्वायरमेंट, इसमें जो डेटा यूजिंग होती है उसको स्टोरी में कैसे यूज़ करते हैं वो मैं जान चुका हूँ। और ऐसी स्टोरीज़, कम्प्लेक्स स्टोरीज़ को एक्सेसिबल करना ऑडियंस के लिए, ये भी मुझे पता चला कि कैसे उसको एक्सेसिबल किया जा सकता है आसानी से। I've learned so many things. I've even learned many terms which I've never been used to. So it's like for using AI and all. And yesterday session was on microbiology and all. It's something new to me because I'm not from a very techie kind of background. So it's going to help me. Because of this workshop, now I am more aware with the right kind of experts whom I need to reach out, and like for particular which kind of story I need to reach out to, what kind of scientists and the experts, doctors. I have more connections, more people to explain the right thing instead of just using the waste content that is available on the Google. रोहित, एक मैं आपके YouTube चैनल की वीडियोस के बारे में लोगों को बताना चाहता हूँ। इनके YouTube वीडियोस अगर ऐसा नहीं है मेरी तरह बहुत नीश जो है, सिर्फ एनवायरनमेंट और हेल्थ नहीं है, बहुत सारे अलग अलग प्रोग्राम आपको मिलेंगे, पॉलिटिकल मिलेंगे, सोशल मिलेंगे, इंटरनेशनल शोज़ इन्होंने किए हैं। सोहेल हाशमी जो बहुत बढ़िया ट्रैवल गाइड हैं और इतिहासकार हैं, कम से कम हिस्ट्री इंथुजियास्ट तो ने कह ही सकते हैं, उनके साथ एक बहुत अच्छा वीडियो है, वो ज़रूर देखिए आप जाकर, और हो सके तो हम उसका लिंक भी आपके साथ शेयर करने की कोशिश करेंगे। एक वीडियो आपने किया था जो मेरी इंटरेस्ट का काफ़ी है, जो आपने शायद काफ़ी वक्त लगाया उसमें, लिथियम को लेकर कि किस तरह से ये इन मिनरल्स की अब खोज हो रही है, तो वहाँ पर आपने क्या देखा? मैंने तो वीडियो देखा है, मैं दर्शकों के लिए थोड़ा सा। जी, देखिए, जब अगर आपको याद होगा कि जब लिथियम भंडार जम्मू पता कश्मीर होने की में, बात आई जी, तो एक बहुत बड़ी हेडलाइन बनी, दुनिया भर के न्यूज़ चैनल्स, हमारे स्पेशली लगभग सबने ही उसको कवर किया था कि लिथियम मिल गया और अब सब कुछ सही हो जाएगा और सारी समस्याएं ख़त्म हो जाएंगी। और जब भी इस तरह की चीज़ें होती हैं तो कहीं ना कहीं लोगों के दिमाग में होता है कि लिथियम वहाँ पर मिल गया है और अब उसकी खोज होगी और देश हमारा जो है तरक्की करेगा, अच्छी बात है। लेकिन उसके साथ साथ में ये भी हम देखने की कोशिश करते हैं एज ए जर्नलिस्ट कि वहाँ पर कौन लोग रह रहे हैं, उनकी क्या समस्याएं हैं, और इस भंडार के जो मिला हुआ है उसको वो लोग कैसे देखते हैं। तो लोकल जिनकी ज़मीन के अंदर ये भंडार मिला है उसको वो लोग कैसे देखते हैं। जब मैं गया तो मैं देखा कि तब मैंने उनकी बाइट्स देखी थी, तो जो मेन स्ट्रीम मीडिया है उसमें बहुत खुश थे वो लोग, और कि हमारा देश, हमारी जो ज़मीन है वो देश के काम आएगी। और ये मैं आपको बता दूं, ये लिथियम का प्रयोग जो है बहुत मिनरल, बहुत इंपॉर्टेंट मिनरल्स में है, शायद रेयर मिनरल्स में है, और इसका इम्पोर्टेंट सबसे ज़्यादा जो है अभी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की बैटरीज बनाने के लिए है, और इसके अलावा और भी दूसरे हैं। तो लोगों का वहाँ पर काफ़ी डिस्ट्रेस मैंने देखा कि उनको चिंता थी, यहाँ बहुत यूफोरिया था और वहाँ लोगों में चिंता थी। वहाँ पर लोगों में जो मतलब शुरू में वो लोग बहुत खुश थे, फिर जब जैसे ही बात ये हुई कि अब उनके उस ज़मीन की का जो टेंडर है वो एक तरह से नीलामी है, वो उसकी बोली लगाई जा रही थी लगातार, लेकिन उनको उसमें शामिल नहीं किया गया कि भाई, फिर उनका कहना था कि जब हमारी ज़मीन है तो हमें आप शामिल क्यों नहीं कर रहे हैं, जबकि लार एक्ट में साफ साफ लिखा हुआ है कि आपको
लोगों की सहमति के बिना आप वहाँ पर कुछ भी नहीं कर सकते, टेंडर तो निकाल ही नहीं सकते हैं। इसके अलावा उनको लोगों का कंसर्न था कि भाई एनवायरनमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट नहीं हुआ है कि अगर वहाँ पर उस इलाके में, क्योंकि सिस्मिक जोन है वो पूरा इलाका, तो अगर वहाँ पर खुदाई करते हैं या फिर उसको निकालने की कोशिश करते हैं तो उस पर क्या भूकंप आ सकता है बाकी इलाकों में, उस पर कोई स्टडी नहीं हुई है या अभी स्टडी चल रही है जो पब्लिश नहीं हुई लेकिन उसके पहले ही टेंडर निकाल दिया गया है। इसके अलावा जो सोशल इम्पैक्ट असेसमेंट है वो भी नहीं हुआ है कि भाई अगर वहाँ के लोगों को वहाँ से हटाया जाएगा तो उनको बसाया कहाँ जाएगा, क्योंकि किसी ने वहाँ पर एग्जांपल दिया कि हमारा पीछे यहाँ पर एक डैम के लिए पहले ज़मीन ली गई थी और उनको ये पहाड़ी लोग, जम्मू के लोग, इनको उठा के राजस्थान में बसा दिया गया, जो कि बहुत ही गर्म इलाका है जहाँ से उनके कल्चर नहीं मिलता है, कुछ नहीं, और वो वहाँ पे उन्होंने बताया कि यार हम माइग्रेंट की तरह वहाँ पर रह रहे हैं जबकि हम यहाँ के ज़मीन के मालिक हैं। तो मैं चाहूँगा कि वो एपिसोड भी आप ज़रूर देखें, सोहेल हाशमी और वाला एपिसोड और ये 2 एपिसोड मैंने रेकमेंड किए हैं। एक बात मैं कहना चाहूँगा, जो रोहित जिस बात की ओर इशारा कर रहे हैं, डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स की एक बड़ी दिक्कत वो है कि उसमें पर्यावरणीय प्रभाव आकलन, जिसे इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट कहते हैं, और सामाजिक प्रभाव आकलन, सोशल इम्पैक्ट असेसमेंट। सोशल इम्पैक्ट असेसमेंट तो बहुत दूर की बात है, पहले इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट ही ठीक से हो जाए। कई बार ये वही कंपनियां करती हैं और कट पेस्ट करती हैं, इसमें बहुत ठीक से अध्ययन भी नहीं होता है। उत्तराखंड के मामलों में भी कई बात ये सामने आई थी। इससे क्या होता है कि एक इकबाल कम होता है, विश्वास लोगों का घटता है। तो अगर ये काम अगर किए जाएँ सही तरीके से, लोगों को सही कॉम्पेंसेशन दे और बार बार उन्हें विस्थापित न होना पड़े और उनकी सहमति ली जाए, तो मुझे नहीं लगता कि डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स में कोई बहुत बड़ी दिक्कत आएगी। लेकिन ये काम तभी हो सकता है जब सरकार की नीयत साफ़ हो, अथॉरिटीज़ की नीयत साफ़ हो। आखिरी सवाल रोहित मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, यूट्यूब इज़ नॉट ए वेरी ईजी बिजनेस, राइट? मतलब ये काम ही बहुत कठिन आसान नहीं है। आप तो कम से कम 8 लाख से ज़्यादा आपके सब्सक्राइबर हैं, लेकिन आप कैसे सस्टेन करते हैं? और जो लोग यूट्यूब करना चाहते हैं उनके लिए आपकी क्या सलाह है? क्योंकि ये एक अकेला ऐसा लगता है जगह, क्षेत्र है, मंच है बचा हुआ, जहाँ पर आकर आदमी फिर भी अपने मन का काम कर सकता है। लेकिन फाइनेंशियली सस्टेनेबल बनाने के लिए क्या उसको कई काम करने पड़ेंगे? जैसे मैं अपने यूट्यूब चैनल से कोई कमाता नहीं हूँ, मैं उसके जीविका के लिए कुछ और काम मुझे करना पड़ता है, पत्रकारिता में और लिखना पड़ता है, ट्रांसलेशंस करने पड़ते हैं, रिसर्च करनी पड़ती है, तो वहाँ से पैसा कमाता हूँ, या फिल्म्स बनानी पड़ती हैं, शॉर्ट फिल्म्स दूसरों के लिए। तो आपका मॉडल क्या है? मतलब मैं सिर्फ अगर आप बताना चाहें। देखिए, मेरा जो शुरू से ही मॉडल यही रहा था कि मैं जिस तरह की कहानियाँ कहना चाहता हूँ वो मैं कह सकूँ और उसके साथ साथ में मुझे कहीं और नौकरी करने की ज़रूरत ना पड़े। तो आपने जो बात कही वो बिल्कुल सही है, लेकिन इसके लिए मुझे लगता है कि जो सबसे ज़रूरी है किसी भी इंसान के लिए, अगर वो यूट्यूब करना चाहते हैं तो सबसे ऐसा इतना ही ज़रूरी है जैसा कि आपकी कोई एक और हैबिट हो। तो सबसे पहली बात होती है कि फाइंड योर नीश। आप किस चीज़ में आपका इंटरेस्ट है, आपका इंटरेस्ट कैसा। जैसे मैं आपको देखता हूँ कि आपका एनवायरनमेंट में इतना इंटरेस्ट है, तो हाँ, तो आपको फिर क्या होगा कि आपको एक्स्ट्रा काम नहीं करना पड़ रहा है। आपकी जो समझ है, आपकी जो नॉलेज है, उसी को आप शेयर करना चाहते हैं लोगों के साथ में। दूसरा ये है कि ज़्यादातर लोग बहुत हैवी इक्विपमेंट्स में इन्वेस्ट कर देते हैं शुरुआत में और फिर बाद में उसका कुछ होता नहीं, उसको बेचने के लिए फिर तलाश में रहते हैं। हमारे पास अभी एक मोबाइल फ़ोन है हमारा, जो ये दो हमने माइक खरीद रखे हैं, यही इतना इन्वेस्टमेंट है, और एक हमारे पास स्टिक है जिस पर हमने अपना फ़ोन लगा रखा है, तो उसमें उसकी भी दिक्कत नहीं है। तो YouTube शुरू करना बहुत आसान है, YouTube पर वायरल हो जाना भी बहुत आसान है, लेकिन YouTube के साथ में बने रहना वो बड़ा मुश्किल है। तो जो मैं इस तरह से देखता हूँ, क्योंकि अब क्या है ना कि YouTube में बहुत सारे क्रिएटर्स हैं, हर तरह के जो चीज़ें हैं वो क्रिएट कर रहे हैं, लेकिन मैंने देखा कि एक YouTube चैनल है, उसमें वो सिर्फ और सिर्फ अपने के लोगों के घर के सामने के जो गार्डन है उनकी सफाई करता है वो, और उसके मिलियंस और बिलियंस में व्यूज़ हैं, उसको बहुत सारे सब्सक्राइबर्स हैं, उसको बहुत सारे लोग सपोर्ट करते हैं। अब अगर आप देखें कि यार ये कोई काम करना है, ये तो यूट्यूब पे मैं कैसे दिखाऊंगा, लेकिन वो कर रहा है और लोग देख रहे हैं, पसंद कर रहे हैं। तो जो भी काम आप कर रहे हैं उसको कितने बेहतर तरीके से आप करते हैं, और लोगों के इंटरेस्ट का आपको देखना पड़ेगा कि लोग अगर इंटरेस्ट दिखा रहे हैं आपके उस काम में जो आपको पसंद है, तो जाहिर तौर पर ये आपके लिए आसान भी होगा बनाना और आपके लिए ईजी होगा सस्टेन करना। दूसरा एक जो मॉडल है वो ये है कि जो हम लोग जो लोगों के लिए काम करने की हम बात करते हैं कि पब्लिक सेंट्रिक जर्नलिज्म कर रहे हैं हम, तो उसमें बड़ा ज़रूरी हो जाता है कि लोग भी क्या आपकी, जैसे आप एनवायरनमेंट पर कर रहे हैं, लोगों की आपसे हो सकता है कि एक्सपेक्टेशन ये हो कि आप पॉलिटिक्स पर भी बोलें, लेकिन अब वो एक आदमी नहीं कर सकता है। उसके लिए मैं 20 साल 25 साल पॉलिटिकल रिपोर्टिंग की, लेकिन मैं उसके बाद भी दखल नहीं देता, क्योंकि मैं चाहता हूं कि लोग मुझे पहचाने इस चीज़ से। लेकिन मैं इलेक्शंस भी कवर करता हूं जब होते हैं। तो जिन लोगों को
आपके जैसा इंटरेस्ट है वो हो सकता है कि अगर आपको थोड़े से भी पैसे की मदद करें, जो कि यूट्यूब चैनल को ज्वाइन करके कर सकते हैं, एक चाय पानी जितना भी खर्चा अगर वो कर दें महीने में, तो फिर मुझे लगता है कि एक पत्रकार के लिए यूट्यूब प्लेटफॉर्म्स पर सस्टेन करना बहुत आसान हो जाता है। और मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि हर पत्रकार को मिलियंस और 10 लाख 20 लाख व्यूज़ हर वीडियोज़ पर अपने चाहिए ही चाहिए। अगर उसके मान लीजिए 500 व्यूज़ भी आ रहे हैं और 500 के 500 उसको 100 रुपये महीने का देने वाले हैं, तो वो अपने आप में उसकी एक ठीक ठाक इनकम हो जाती है और वो सस्टेन कर सकता है। और दूसरी बात, मोटे तौर पर शुरुआत में तो मैं यही कहूँगा, और मैं रोहित की ओर से भी ये बात को कह सकता हूँ कि एक अच्छा वीडियो और एक सफल वीडियो में अंतर है। अच्छा वीडियो हो सकता है सफल ना हो, तो मेरा ये मानना है भी कि अगर आपका दूसरा जरिया है कमाई का, तो यूट्यूब में आपका जो पदार्पण है, जो आपका आगमन है, वो ऐसे होना चाहिए कि आप अच्छा कुछ क्रिएट करें, चाहे वो कुकरी से जुड़ा हुआ ही हो, चाहे वो फैशन डिज़ाइनिंग से जुड़ा हुआ हो, चाहे जैसे उन्होंने कहा क्लीनलीनेस को लेकर जुड़ा हुआ हो, चाहे वो न्यूक्लियर साइंस को लेकर हुआ हो। और अगर आप वायरल होना चाहते हैं तो फिर उसी माइंडसेट से आइए और फिर तो कुछ भी करिए, है ना। फिर उसके बाद कोई हमारी सलाह मेरी नहीं है। लेकिन रोहित, आपने हमसे बात की, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो अब वक्त है उन लोगों के, उन अपने दर्शकों के संदेश पढ़ने का जिन्होंने पिछले हफ्ते के संडे टॉक पर अपने कमेंट्स किए। पिछले हफ्ते हमारे संडे टॉक का जो विषय था वो नेशनल एनर्जी कंजर्वेशन डे के मौके पर हमने जो बिजली कैसे बचाएं और उससे अपनी जेब कटने से और पर्यावरण संरक्षण कैसे करें, जेब कटने से बचाएं और पर्यावरण संरक्षण कैसे करें, इस पर था। इस पर काफ़ी दिलचस्प जो संदेश हैं लोगों के आए हैं, उन्हें पढ़ेंगे। लेकिन पहला संदेश उन लोगों का नहीं जो हमारे मेंबर्स हैं, जो सब्सक्रिप्शन देते हैं, उनका भी नहीं जिन्होंने प्रशंसा में लिखा है, बल्कि उस व्यक्ति का जिन्होंने एक दिलचस्प संदेश दिया है और आज आलोचनात्मक कमेंट है थोड़ा। नवीन शर्मा जी हैं, तो नवीन जी का ये कमेंट जो है वो ये कहता है कि आप जिस तरह का हमने वीडियो किया वो प्रोडक्ट की सेल बढ़ाने वाला है, जबकि सही तरीका ये है कि घरों के डिज़ाइन को ठीक किया जाए, रोशनी को बढ़ाया जाए घर में। बिल्कुल ठीक बात है, इस बात को मैं पहले कई कार्यक्रमों में कह चुका हूँ और इस बार भी मैं इस बात का समर्थन करता हूँ जो आपने कहा कि अगर घर में रोशनी कम है तो ये सोचने से पहले कि बल्ब जलाएं या एलईडी जलाएं, हमें ये सोचना चाहिए कि क्या हम खिड़की को खोलकर उजाला बढ़ा सकते हैं या उसको इस समस्या से, मतलब ऊर्जा संरक्षण के लिए ये रास्ता अपना सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका नवीन इस राय के लिए। और यहाँ पर एक दिलचस्प संदेश पिछले हफ्ते आया था और ईमेल से भी कुछ संदेश आए, एक से ज़्यादा ऐसे संदेश आए हैं जिन्होंने कहा है कि मेंबरशिप प्लान जो है आपका वो बहुत कम कीमत का है, उसको आप बढ़ा सकते हैं और जो लोग चाहेंगे, कुछ लोग चाहते हैं वो अपग्रेड कर सकते हैं। ये बात पहले भी आप लोगों ने कही है, बहुत बहुत शुक्रिया। तो इसके जवाब में मैं यही कहना चाहता हूँ कि ये जल्द ही होगा, अगले साल होगा, लेकिन अभी तुरंत नहीं होने जा रहा है। मोहम्मद सलमान हैदराबाद में रहते हैं, उन्होंने इसका समर्थन किया है। सलमान, आपका बहुत बहुत शुक्रिया इस जो राय का, नए मेंबरशिप प्लान के समर्थन का। आप पहले से ही हमारे मेंबर हैं। विशाल भटनागर जी हैं, उन्होंने कहा है कि थैंक यू दिस एपिसोड, यानी ये एपिसोड जिसका जिक्र वो कर रहे हैं, बिजली बचाओ वाला एपिसोड, बिजली का बिल कैसे घटाएं वाला एपिसोड, ये उन्होंने कहा है कि दिस एपिसोड शुड बी वॉच्ड मैनी टाइम्स बाय ऑल फैमिलीज़, शेयरिंग विद माय फ्रेंड्स एंड एक्सटेंडेड फैमिली। थैंक यू सो मच सर विशाल जी। इसके अलावा यूट्यूब वैंस के नाम से एक चैनल है, वो कहते हैं कि योर वीडियोज़ आर द बेस्ट वे टू मेक माई फैमिली ग्रुप अवेयर ऑफ व्हाट एक्चुअली आर द एनवायरमेंटल रिलेटेड इश्यूज़। थैंक यू वेरी मच। ये कहने के लिए आशीष कानपुर ने लिखा है कि सिंपल वे टू जागरूक बिजली बचाओ, अपना पैसा भी बचाओ। ये एपिसोड की तारीफ में लिख रहे हैं और साथ ही ये भी कह रहे हैं कि स्मार्ट मीटर्स आर मच फास्टर देन द प्रीवियस वंस। थैंक यू। ऋतुमोनी हांडीक हैं, ये कह रही हैं कि रवीश कुमार सर वंस टोल्ड अबाउट योर वीडियोज़ एंड इन हिज ओन यूट्यूब वीडियो, मतलब उन्होंने अपने यूट्यूब वीडियो में मेरे यूट्यूब का जिक्र किया था और आफ्टर दैट द वीडियो आई वॉच योर वीडियो समटाइम, आफ्टर दैट वीडियो आई वॉच योर वीडियो समटाइम सर, योर वीडियोज़ आर वेरी हेल्पफुल। थैंक यू सो मच। जाहिद हुसैन ने सुपर थैंक्स के ज़रिए सहयोग भी किया है, बहुत शुक्रिया आपका जाहिद। और इन्होंने लिखा है कि हर रविवार कुछ नया सीखने को मिल रहा है। ओम प्रकाश जी लिखते हैं कि बिजली को बचाने का बड़ा अच्छा तरीका कि जो पानी है गीजर में या किसी भी तरह से जो हम गर्म कर रहे हैं पानी को, उसको गुनगुने पानी से ही नहाना चाहिए। बहुत ज़्यादा बिजली खर्च होती है पानी गर्म करने में, तो ये भी एक तरीका है। जो बाकी लोग हैं जिन्होंने संदेश लिखे हैं उनमें सैयद ताहिर, सोफिया अली, सर्वेश कुमार, ब्रजेश जोशी शामिल हैं। अगर कुछ लोगों के संदेश छूट गए हैं तो उसके लिए मैं आपसे माफ़ी मांगता हूं, लेकिन आप कमेंट करते रहिए।
जल्द ही हम नए वीडियो में आपसे मुलाकात करेंगे। लेकिन आज जिस विषय पर क्लाइमेट और हेल्थ हमने चर्चा की, उस पर आप अपने कमेंट ज़रूर लिखिए, हमें भेजिए, हम उसे अगले एपिसोड में शामिल करेंगे। हमारे जो मेहमान थे रोहित उपाध्याय, उनके YouTube चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, उसको आप ज़रूर देखिए, उस चैनल पर जाइए। कई अच्छे वीडियोस का हमने जिक्र किया आज बातचीत में, और मैं जल्द ही एक नए वीडियो के साथ आपसे फिर मुलाकात करूंगा। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।